खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कावेरी 2.0 पर काम शुरू हो चुका है। स्वदेशी भारतीय लड़ाकू विमान इंजन कावेरी 2.0 है ये, और डीआरडीओ के तहत विकसित किया जा रहा है कावेरी 2.0 इंजन। फाइटर जेट के लिए जरूरी इंजन भारत का कावेरी 2.0 और कावेरी इंजन 2.0 पहले वाले कावेरी इंजन से बेहतर होगा। कावेरी 2.0 को आने वाले लड़ाकू विमानों में लगाने की योजना है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। कावेरी 2.0 को आने वाले जो लड़ाकू विमान होंगे उनमें लगाने की योजना है, और एक बेहतर इंजन बनाने का प्रयास लगातार डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल जो है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। और जो फाइटर जेट्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, उनमें कावेरी 2.0 इंजन को लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, और भारत की आत्मनिर्भरता लगातार रक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और जहां पर भारत का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशन यानी कि GTRE एक नया इंजन बना रहा है। इसका नाम कावेरी 2.0 है। ये एक टर्बोफैन इंजन है। ये इंजन पहले वाले कावेरी इंजन से बेहतर होगा। इसे आने वाले लड़ाकू विमानों में लगाने की योजना है। GEF 404 इंजन बहुत अच्छा काम करता है, और कावेरी 2.0 इंजन भी वैसी ही ताकत पाना चाहता है, लेकिन यह तकनीक भारत की होगी। GTRE का लक्ष्य GEF 414 इंजन जैसी क्षमता हासिल करना है। यह इंजन आधुनिक लड़ाकू विमानों में लगा होता है। तो एक बेहतरीन इंजन जो है वो भारत में ही विकसित करने का प्रयास यहां पर जो है वो किया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो भारत में जो है कावेरी 2.0 को विकसित किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि क्या है कावेरी 2.0। भारत के GTRE से विकसित किया जा रहा है कावेरी 2.0 इंजन को। अगली पीढ़ी का टर्बोफैन इंजन ये होगा, और मूल कावेरी इंजन को बेहतर बनाने का उद्देश्य है। उसका अगला और अपडेटेड वर्जन ये होगा। भविष्य में लड़ाकू विमानों में इसे इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाएगा, और जो लड़ाकू विमान भारत में बनेंगे स्वदेशी होंगे उनमें इन्हें लगाया जाएगा। 55 से 58 kN के बीच थ्रस्ट पैदा करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, और आफ्टर बर्नर के साथ 90 kN से अधिक प्राप्त करने की उम्मीद जताई जा रही है फिलहाल। और अमेरिका में बने हुए F404 और F414 इंजन की कैटेगरी में ये प्रदर्शन करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये किस तरीके से बेहतर एक इंजन बनकर तैयार होगा वो आप इन जानकारियों से साफ तौर पर समझ सकते हैं। एक बेहतरीन इंजन जो है वो भारत में डिजाइन किया जा रहा है, और भारत की जो ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल बख्शी जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से भारत में कावेरी 2.0 को विकसित किया जा रहा है, भारत की आत्मनिर्भरता को आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर में रक्षा क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो? थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो टॉपिक जो इंट्रोड्यूस कराया है अभिषेक जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है मिलिट्री एविएशन में वो है जेट इंजन्स की जी। हमारे पास सबसे पहले एक क्राफ्ट होता था HF-24, जिसको मैंने उड़ाया हुआ है, और उसके लिए वो ग्राउंडेड इसलिए हो गया बाद में कि उसमें सिर्फ 2 नैट इंजन लगे थे, और उसकी जो मैक 2.6 की कैपेबिलिटी थी वो हासिल नहीं हो पाती थी, और इसलिए उस एयरक्राफ्ट को डाउन किया गया। कावेरी इंजन भी डेवलपमेंट की बात आई, पर हमारे GTRE से ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ। कुछ फॉरेन एम्बार्गोज के कारण भी हमें प्रॉब्लम आई। जब हमने 1998 में एक्सप्लोजन किया था, उस समय जो हमारे पर प्रतिबंध लगाए गए उसके कारण भी LCA में प्रॉब्लम आई, कावेरी इंजन में प्रॉब्लम आई। पर सबसे बड़ी बात है, अभी कावेरी इंजन का सिर्फ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के लिए ही कावेरी इंजन अभी रेडी हुआ है। इसमें आफ्टर बर्नर की कमी है, और आफ्टर बर्नर जब तक नहीं लगेगा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे 80 kN और 90 kN की, तब वो GE414 के केपेबल हो जाएगा। पर GE414 के केपेबल होने में और आफ्टर बर्नर लगाने में अभी बहुत टाइम लगा है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है।
हमें साफरान कंपनी ऑफ फ्रांस ने भी हमको कहा है कि हमको हमारी मदद करेंगे। अमेरिका ने तो ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई, फ्रांस ने दिखाई है। पर अभी लग रहा है कि भारत किसी भी फॉरेन कंपनी से खुश नहीं है। लेटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके कारण हमारा एयरक्राफ्ट का ये कावेरी का बहुत सेटबैक हो रहा है, क्योंकि अब जो हम AMCA बना रहे हैं, AMCA में भी यही प्रॉब्लम आ रही है। और कावेरी की चर्चा हुई, जो AMCA का भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसमें भी कावेरी की चर्चा हुई, और ये पता चला है कि अभी कावेरी में बहुत काम बाकी है। क्या क्या किस किस क्षेत्र में कैसे है वो टेक्निकल बात कहना अच्छा नहीं होगा टेलीविजन के ऊपर, पर कहने मकसद ये है कि इस समय हमारे को वेट करना पड़ेगा कावेरी के लिए। पर कावेरी इंजन को अगर दोबारा इसको प्रोजेक्ट को बूस्ट किया जा रहा है और बाहर की टेक्नोलॉजी की बात आती है, और फिर मेरे को लगता है कि कावेरी इंजन भी रेडी हो सकता है, क्योंकि अगर ये सरकार इसका भी बीड़ा उठाएगी तो कावेरी इंजन भी रेडी हो जाएगा। तो अगर AMCA बना रहे हैं और साथ में कावेरी इंजन भी रेडी हो रहा है, तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं होगी कि दोनों को मैरी किया जाए, AMC का एयरफ्रेम और कावेरी इंजन। और हमारे को आपका हैरानगी होगी कि ये भी बात चल रही है कि पुराने HF-24 के प्रोजेक्ट को भी रिवाइव कर सकते हैं अगर हमें ढंग का इंजन मिल जाए, क्योंकि उसका एयरफ्रेम बहुत ही उम्दा है, जो कि मैक 2.6 के लिए और सुपर क्रूज के लिए केपेबल है HF-24 का एयरफ्रेम। तो ये इस बात को लेके अभी हम कावेरी इंजन की वेट कर रही है। अब हमें जो प्राइवेट इंडस्ट्री का जो तालमेल बैठ रहा है, हमारी जो पॉलिसी में इंडक्शन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री में कई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स आगे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम कावेरी इंजन को भी विकसित कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमको भारत सरकार इसके लिए इनिशियल फाइनेंशियल एड दे। वही है, क्या कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट की बात हो, बात वही है। आप FDI लेके अगर कई मेरी प्राइवेट कंपनी और नॉर्थरॉप के साथ में मिलके कावेरी इंजन बनाएगी तो पैसा वो देंगे, पर क्वेश्चन ये है हमारी इंडिपेंडेंस चली जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इवन रफेल के साथ में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। बिल्कुल तो हमको ये सारी चीजें देखनी है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से भारत की आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में लगातार सकता है ये देख रहे हैं, जाहिर तौर पर इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, भारतीय सेना की ताकत जो है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। मेरे साथ भूषण जी भी लगातार बने हुए हैं। सर मैं आपका रुख करूंगा, अगर कावेरी 2.0 को जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर अगर बात कावेरी 2.0 की खासियत को लेकर करें, किस तरीके से इसे लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा, और लड़ाकू विमान में जब इस इंजन को लगाया जाएगा उसकी ताकत किस तरीके से बढ़ती नजर आएगी सर? धन्यवाद। 90 किलो टन का थ्रस्ट देगा ये जी, जो आज की कोई भी दुनिया के फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में है जी। विंग कमांडर बख्शी साहब मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस एयरक्राफ्ट इंजन, मिसाइल सिस्टम, ये जो भी चीज है ये बहुत 5 साल 10 साल 15 साल लेता है। ये हमेशा ये नई चीज रही है। अभी मैं बड़ा इस बात से कहने मुझे फख्र हो रहा है, ये 88 आवर्स का जो सिंदूर ऑप्स हुआ है, इससे बहुत भारी बूस्ट मिला है भारत को। क्या हमको कॉन्फिडेंस हुआ है कि हमारी खुद की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी, हमारे डिफेंस साइंटिस्ट, हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट, हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री, PEL, BDL और कई प्राइवेट इंडस्ट्री जो काम कर रही है, उनको बहुत भारी जोश मिला है। अब गाड़ी हमारी पूरी, हमने कमर कस ली है कि हमें पता लग गया है कि हम एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर के कगार पे हैं, की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। तो इसको कावेरी को टाइम लग सकता है 5-6 साल। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये अभी देखिए राफेल ने क्या बोला है, हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, दर्शकों को, सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड ये होता है, उदाहरण के तौर पे ले, अगर आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है उसे कंप्यूटराइज कर रहे हैं, अब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम क्या करेगा, उसमें ये रूल्स होंगे, भाई 4 घंटे हो जाए तो इतनी कैंसिल करता है, इतना पैसा मिले, 12 घंटे हो जाए इतना पैसा मिले, जो भी है। सेम तरीके से वॉर एयरक्राफ्ट जो है, लड़ाकू हवाई जहाज जो है, कैसे चलना है,
क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा जो उसका दिमाग है, ब्रेन है, वो ब्रेन जो है वो जैसे हमारे हम जो पैदा होता है तो जेनेटिक कोड लेके पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो सीधा माँ के निपल को जाता है, उसके दिमाग सोर्स कोड भरा हुआ है। वो सोर्स कोड जो राफेल में फ्रांस ने बनाया है, डसॉल्ट ने बनाया है, वो देने को तैयार नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, हमें न्यूक्लियर नहीं दिया, हम न्यूक्लियर पावर बन रहे हैं। हमें स्पेस नहीं दिया, वेस्टर्न पावर से स्पेस पावर बन रहे हैं। हमें सुपर कंप्यूटर नहीं दिया वेस्टर्न कंट्री ने, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा हमको मिला है चांस। वो नहीं दे रहे तो हम खुद करने में सक्षम है। भारतीयों में यही प्रॉब्लम है, जब तक धक्का ना दिया जाए काम नहीं शुरू होता है। सिस्टम चल पड़ा है और सब गियर अप हो गया है, कमर कस ली है। तो आप देखिए 5 साल में चीन को भी या दुनिया की किसी भी ताकत को भी सामने खड़ा होने की आत्म खुद के पैरों पे ये निर्भरता, ये स्ट्रेटेजिक। बिल्कुल भूषण जी, बिल्कुल भारत जो है वो केपेबल है किसी भी चीज को करने के लिए, और जिस तरीके से कावेरी 2.0 का निर्माण भारत में किया जा रहा है ये एक नया एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसे कई कारनामे भारत ने पहले किए, डीआरडीओ ने किए हैं। प्रफुल्ल साहब मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात यहां पर कावेरी 2.0 को लेकर की जाए, जिस तरीके से कावेरी 2.0 को कंपेयर किया जा रहा था अमेरिकी फाइटर जेट के इंजन F404 और 414 से, इससे कितना बेहतर और क्या इन तीनों इंजन को अगर जिस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है, क्या ये कंपैरिजन ठीक है? देखिए कंपैरिजन की बात आ रही है, जिस तरीके से कावेरी 2 का प्लान है, इट विल बी बेटर देन 414 जी। उसके जो उसका जब स्टार्ट विद उसको वेट में इट विल बी मच लेस इन वेट, कंपोजिट मटेरियल उसका यूज किया जाएगा जी। और ये इट विल बी केपेबल ऑफ कैरिंग एयरक्राफ्ट टू सुपर क्रूज। मैं सुपर क्रूज आपको बता दूं कि जब हम फाइटर एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक ले जाना चाहते हैं, फुल आफ्टर बर्नर खोलने के बाद, आफ्टर फुल थ्रॉटल के बाद आफ्टर बर्नर खोलते हैं, उससे आपका फ्यूल की कंजम्पशन 3 गुना ज्यादा हो जाती है जी। पर अगर मैं सुपरसोनिक जा रहा हूं और मैंने आफ्टर बर्नर भी नहीं इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब मैं सुपर क्रूज पे जा रहा हूं विद वेरी लिटिल कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। ये कावेरी इंजन, एडवांस कावेरी इंजन जो बनाएंगे, दैट विल बी केपेबल। तो हमारे को इसकी बड़ी जरूरत होगी, और उसका जो प्रोफाइल होगा इट विल बी सच, इट विल ऐड टू द स्टेल्थ वैल्यू ऑफ द एयरक्राफ्ट। और उसकी जो हमारे जब एयरमैन वगैरह इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एक इंजन चेंज करते हैं फ्रॉम वन इंजन टू एयरक्राफ्ट टू अदर, कई इंजन बड़ा टाइम लेते हैं, उनका डिजाइन सिस्टम ऐसा होता है, कई इंजन बहुत कम टाइम लेते हैं। कावेरी विल बी द वर्ल्ड क्लास इंजन इफ वी कैन डू इट, बट प्रोवाइडेड वी मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तो हमको ये चीज चाहिए और बड़ी जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि आपका AMCA बन रहा है, आप फर्दर और प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा क्या होगा। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि कावेरी इंजन सीज द सक्सेस। तो लेट अस होप कि वी सी द राइट डे फॉर द राइट इंजन। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब भूषण जी, दूसरी ओर अगर हम स्टिल्थ विमानों को लेकर बात करें, तो स्टिल्थ विमानों में कावेरी 2.0 इंजन को किस तरीके से लगाया जाएगा, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा, या स्टिल्थ विमानों में इसका उपयोग करने के लिए क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे? अभिषेक जी, स्टेल्थ की जो बात होती है वो रेडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होती है जी। उसमें कैसे होता है जी, जो शार्प शेप्स होती हैं, शार्प शेप्स माने अगर सीधी लाइन वाला शेप कोई है उसको हटा देने का, ये स्टेल्थ वो नहीं होना चाहिए, स्मूथ शेप होना चाहिए, चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे वो समुद्री जंगी जहाज हो, ठीक है, तो उस समुद्री जहाज हो, तो ये स्टेल्थ होता है। तो स्टेल्थ में जो साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड का प्रॉब्लम कहाँ आता है, जैसे सबमरीन में है, जब सबमरीन में होती है तो साउंड से चलती है, तो वहां आता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये विक्रम बख्शी साहब मुझे करेक्ट करेंगे इफ आई एम रॉन्ग। देखिए हमारी टेरेन में ये कावेरी 2 का काम है कि हाइट में भी चला जाए, लद्दाख जैसी एरिया में लो डेंसिटी में भी चला जाए, और कितने भी एनवायरमेंट में ऑपरेट करे, हाई टेम्परेचर जोधपुर का ऑपरेट करे, कॉन्स्टेंटली हाई टॉर्क, हाई आउटपुट 90 किलो न्यूटन वो दे। ये भी बड़ी खासियत है। क्यों? आप देखते हैं कभी हम कार चला रहे हैं और गर्मी हो तो उसकी देखते हैं वो उसकी जो परफॉर्मेंस पोर हो जाती है, ये परफॉर्मेंस पोर ना करे, ये सबसे बड़ी चीज है कि परफॉर्मेंस की कंस्टेंट रहे, हाई टॉर्क आउटपुट मिलता रहे, ये भी इसमें है। बिल्कुल। दूसरी ओर प्रफुल्ल सर, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल जैसी एडवांस तकनीकों को लेकर बात करना चाहूंगा, क्या ऐसी तकनीकें इस इंजन में शामिल है? बिल्कुल है, इसमें इंजन में शामिल ही नहीं होगी। आपको इंजन को इसमें भी सिस्टम भी लगा होगा
जी। कि एक आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है जो आपका इंजीनियरिंग ऑफिसर लगा के बैठता है कॉकपिट में ड्यूरिंग टेस्टिंग, वो अगर इंजन का थ्रॉटल खोलता है स्ट्रेट अवे ही विल गेट अ टोटल डिस्प्ले कि जी। विच पार्ट इज फंक्शनिंग वेल, विच पार्ट इज नॉट फंक्शनिंग वेल, जहां जहां से इंजन की पावर जा रही है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ब्लेड्स का थ्रस्ट डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये सारा का सारा उसको रीडिंग मिल जाती है। तो ये जो है और हाइट में ऑपरेशन, और जो अभी कमांडर साहब बता रहे थे एब्सोल्युटली करेक्ट है कि कई इंजन जो होते हैं हाई टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर में मार खा जाते हैं और उनको वेरी वेरी लो टेम्परेचर, तभी यूरोपियन एयरक्राफ्ट को प्रॉब्लम आती थी इंडियन वेदर कंडीशन में, उनको वेदराइज किया जाता था। तो ये कावेरी इंजन में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर तक किसी टाइम भी चला जाएगा। तभी यूरोपियन एयरक्राफ्ट कई बार जब इंडिया में आते थे तो उनके लिए खास बड़ी हेडेक होती थी हमारे इंजीनियरिंग ऑफिसर्स को, ये हमको ये सारी दूर इसमें हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब इंजन का जब फिक्स होता है तो इंजन एयर इनटेक की जो प्रोफाइल जैसे बनती है इंजन के फिट होने के बाद में, वो जो है ऐसी होगी, इट विल ऐड टू द स्ट्रेंथ। और ये अभी जैसे कमांडर साहब बता रहे थे, ये एयरक्राफ्ट के एंगल किस एंगुलर डेवलपमेंट है, क्योंकि रडार रेड्स को डिफ्लेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है लेकिन दे डोंट गो बैक। और अब आपको खुश खबरी ये है कि इसमें मैट सिस्टम जो कि कानपुर आईआईटी ने डेवलप किया है वो विल ऐड टू द स्ट्रेंथ क्वालिटी ऑफ द एयर फ्रेम। अगर इंजन का सिस्टम बाहर लगा हुआ है तो उसके ऊपर भी लगाया जाएगा, जैसे कि कई एयरक्राफ्ट के अंदर जो एयर इनटेक बिल्कुल सामने दिखाई देता है उसके ऊपर, तो और जैसे एयरलाइनर्स में इंजन बाहर लगे होते हैं, ऑल दैट दोस थिंग्स विल आल्सो काउंट। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब इस इंजन के अंदर जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दैट, ये सारा का सारा बिल्कुल होगा। पर हमारे को सबसे बड़ी बात है बिल्कुल ट्रू टू द फैक्ट, वी शुड बी ट्रू टू आवरसेल्व्स कि कहां पे हमको किसी फॉरेन के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ रहा है तो कौन करेगा कोलैबोरेट ठीक से। हमारी पूरी जो रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ताकि आगे जाके हम फिर ये ना करें सॉरी हमारे पास ये रह गया वो रह गया। एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड आउट। दैट इज व्हाई प्रोफेशनल्स बैठने चाहिए इस गेम में और वो एब्सोल्युटली क्लियर पिक्चर दें। अगर हमें फॉरेन एड की जरूरत है, फॉरेन कोलैबोरेशन की जरूरत है तो कहां है। पर मेरे ख्याल से अब कावेरी इंजन को अगर हम अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री को देते हैं, बिलीव यू मी, वी आर केपेबल ऑफ बिल्कुल डूइंग इट। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, हम केपेबल हैं और हम अपने बलबूते पर इस इंजन को और इससे भी एडवांस इंजन को जाहिर तौर पर बना सकते हैं। भूषण जी, अगर बात कावेरी 2.0 इंजन को लेकर की जाए, किस तरीके से सक्षम ये इंजन है भारतीय अगर परिस्थितियों को लेकर बात की जाए, क्योंकि कुछ बॉर्डर एरियाज ऐसे जहां पर एक्सट्रीम हीट है, कुछ बॉर्डर एरियाज ऐसे जहां पर एक्सट्रीम कोल्ड है, माइनस में टेम्परेचर है, तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से ये इंजन परफॉर्म करता नजर आएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल अभिषेक जी, वही बात कह रहा था मैं जी। ये रगिडाइजेशन, जब रशियन वॉरशिप्स हमने इंपोर्ट की 30 साल पहले, तो वो यहाँ पे इंडियन वाटर्स के अंदर फट से कोरोजन पकड़ लेती थी, हर चीज कोरोजन पकड़ लेती थी। क्यों? रूस के जो वाटर्स हैं बहुत ठंडे हैं, यहाँ गर्मी है और ह्यूमिडिटी हाई है, तो आप समझते हैं उससे कोरोजन हो जाता है। तो रगिडाइजेशन जो करनी है इंडियन एनवायरनमेंट के लिए, ये होना जरूरी है और ये तभी होगा जब इंडिया में बनेगा। और सेकंड चीज मैं आपको बोलता हूं, जो मैंने स्टेल्थ की बात की, मुझे ऐड ऑन करने दे। स्टेल्थ एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट है, वो बात हो गई रेडार का। दूसरा क्या पॉइंट है? नॉइज का। तीसरा पॉइंट टेम्परेचर का भी है। इंफ्रारेड सेंसर से भी डिटेक्शन हो रही है आजकल, काफी बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। ऑप्टिकल तो होता ही है, इंफ्रारेड से बढ़ रही है। इंफ्रारेड से क्या होता है, एरो इंजन जो है वो काफी हीट जनरेट करता है। गैस टरबाइन लड़ाकू हवाई जहाज में भी होते हैं, लड़ाकू समुद्री जहाज में भी गैस टरबाइंस होते हैं, तो वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। तो हीट शील्ड से और हीट बाहर ना जाए, अगर हीट बाहर जाती है तो एनिमी के जो इंफ्रारेड सेंसर्स हैं वो ट्रैक कर सकते हैं भाई एक एनिमी भाई एयरक्राफ्ट जा रहा है। तो ये भी उसके अंदर हीट प्रोटेक्शन के लिए, हीट रेडिएट ना हो, वो भी उसके अंदर प्रोविजन है। ये भी स्ट्रेंथ का एस्पेक्ट है। तो सवाल ये है कि लबोलबाब ये है कि जो चीज जब फॉरेनर्स डेवलप करते हैं, चाहे फ्रांस है, चाहे अमेरिका है, रशिया है, जब हम खुद डेवलप करेंगे वो चीजें ऑटोमेटिकली टेकन केयर होंगी। एड ऑन हमें कुछ नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर।
जी। और हमारे को खुद को, और सेकेंडली जो बख्शी सर ने बोला कि आप जो अभी ब्रह्मोस की है, ये तो नेट जी। के एरिया में तो देखा है, पिलानी में ब्रह्मोस बन रही, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो कहते जी। हैं जॉइंट वेंचर बनाने को तैयार नहीं है ये लोग। जी। अमेरिका है, फ्रांस है, जॉइंट वेंचर के लिए सामने नहीं आते। क्यों? ये कहते हैं हमसे इंडिया में खरीद लो, हमसे जी। करोड़ों रुपया दे दो, अरबों रुपया दे दो, यहाँ डेवलप मत करो। क्यों? डेवलप करेंगे तो जॉइंट टेक्नोलॉजी, और इंडिया तो स्मार्ट है, उनसे डबल बढ़िया काम कर देंगे। मेरे को समझ नहीं आता है कि अगर हमारे साथ मिलके करेंगे तो हमारा तो कॉस्ट कितना कम है। जो आईटी इंडस्ट्री आप देखिए, तो आईटी इंडस्ट्री में हमारा कॉस्ट दुनिया भर में क्यों छा गए हम, हमारा कॉस्ट हर चीज का बहुत कम है। ये इनको, हमारी डिप्लोमेसी को, हमारी कंट्री को ये देखना है कि कंट्रीज को, जैसे ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है, 51% इंडिया के पास है ब्रह्मोस मिसाइल, 49% रशिया के पास है, ऐसे और कई, ये इसी लाइन पे, इसी तर्ज पे और हर चीज आए तो बिल्कुल इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी कैसे बढ़ी है। बिल्कुल। अब भूषण जी, मैं आपको रोकूंगा, इस बीच एक खबर भी बड़ी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से आज भारत को आईएनएस तमल जो है वो मिलेगा, और भारतीय सेना के बेड़े में आईएनएस तमल जो है वो शामिल होगा, और भारतीय सेना की ताकत जो है वो और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। भारतीय नौसेना को एक और जंगी जहाज मिलेगा। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, आईएनएस तमल को लेकर बात की जाए, किस तरीके से आईएनएस तमल की ताकत है जो भारतीय नौसेना को मिलेगा जल्द ही? देखिए, ऐसा है कि मैं तो जरूर बताऊंगा आईएनएस तमल के बारे में, और भूषण जी भी बताएंगे, ही मस्ट हैव सर्व्ड ऑन फ्रिगेट्स। बट क्वेश्चन ये है, आईएनएस तमल जो है, खास जो हम जो रशिया से खरीद रहे हैं, ये तमल बिल्कुल डेवलप्ड फ्रॉम अ रशियन शिप, और ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनेगा। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की आपकी बात है, क्योंकि आजकल मिसाइल जो फ्रिगेट्स हैं, जो वेरी फास्ट शिप्स, फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स। फ्रिगेट जो होता है ये मच लाइटर होता है, पर इसमें अगर मिसाइल, गाइडेड मिसाइल लगाई जाएं तो उसकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त हो जाती है। इसकी स्पीड, इसकी मनूवरेबिलिटी, टर्निंग परफॉर्मेंस, और फिर उसके ऊपर से गाइडेड मिसाइल का फायर करना मेक्स इट अ वेरी वेरी। और फिर साथ ही में इसके और शिप्स हैं, तुशील ऑलरेडी आ चुका है, तो तुशील के साथ में तमल मिलके काम करेगा। और एक क्रिवक क्लास जो रशियन शिप्स हैं, उनके डिजाइन से ये बनाया गया। और भी 2 शिप्स हैं जो गोवा में भी रेडी किए गए थे। पर ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो नेवी की जो मारक क्षमता है, एज इट इज नोन, और जो पीएफ, जो लेट मी टेल यू, जो डीआरडीओ का काम है और जो इंडिजनाइजेशन का काम है, वो नेवी का सबसे आगे है। नेवी इज द नंबर 1 सर्विस एज फार एज कंपेयर टू आर्मी एंड एयरफोर्स, क्योंकि ये इनके इंडिजनाइज प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो इस फ्रिगेट को भी काफी सफलता मिलेगी। खासियत इसकी और है, अंडर वाटर जो लॉन्च सिस्टम जो है इसका, खासकर माइंस को ले करना, ये भी साथ ही साथ कर पाएगा। जो इट्स नॉट अ माइन स्वीपर और नॉट अ माइन लेयर। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, भारत की ताकत जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और जिस तरीके से भारत जो है वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, वो जाहिर तौर पर दुश्मनों के लिए काल साबित होता नजर आएगा। फिलहाल